बड़ी ताव वाली मूछें थी, चेहरा बड़ा दबंग किस्म का था, इतना बड़ा बहरूपिया था, ये दुनिया में नंबर 1 ठग मशहूर हुआ। 3 बार ताजमहल बेचने वाला। भाई लाल किला कौन सा बोर्ड लगा था फॉर सेल का? 127 मुकदमात में सिर्फ 20 साल जेल में रहा होगा। 8 बार ये जेल से भागा है। अंबानी को लूट लिया, टाटा को लूट लिया, बिरला को लूट लिया और लूटने के बाद गरीबों में तकसीम कर दिया। उसे लोग अपना देवता, अन्नदाता वो मानते थे। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का नटवर लाल जैसा जालसाज था? एक ऐसा जिससे मेरी मुलाकात बहुत रही। वो कौन है? नाम आप सुन के हैरान रह जाएंगे। रेलवे स्टेशन सिटी गुजरांवाला मेरे नाम कर दिया और सिर्फ मुझसे 500 रुपए लिए। हमारे ख्वाजा बरतानिया ने क्या क्या बेचा? कहता है ख्वाजा बरतानिया को ये सवाल नहीं पूछना को। आज सुनो क्राइम पॉडकास्ट में हमने समझा 3 दफा ताजमहल, 2 मरतबा लाल किला और ईवान सदर समेत पार्लियामेंट हाउस को बेचने वाला नटवर लाल कौन था। नटवर लाल ने मशहूर बिजनेस शख्सियात टाटा, बिरला और अंबानी इन सबको कैसे लूटा? अदालत ने नटवर लाल को 113 साल की सजा क्यों दी? हिंदुस्तान का ये ठग 8 बार जेल से कैसे फरार हुआ? क्या पाकिस्तान में भी नटवर लाल जैसा कोई ठग था? ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नई मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। नईम साहब, 3 बार ताजमहल बेचने वाला नटवर लाल कौन है? बट साहब ये निस्फ सदी का किस्सा है, वो 2-4 बरस की बात नहीं। ये 58 साल तक भारत में मुजरमाना जिंदगी, दगा, फ्रेब यानी फ्रॉड, धोखाधही, बहरूपी, हर तरह का काम जो है ना वो इस नटवर लाल के गिर्द घूमता है। लेकिन बारहा ये सवाल भी उठता रहा कि आखिर ये एक ऐसा छलावा था, भारत में छलावा का लफ्ज़ बड़ा मशहूर है हिंदी में, ये ऐसा छलावा था जिसका आज तक नहीं पता लगा कि उसे ज़मीन निकल गई या आसमान उगल गया, किधर गया? कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया। क्यों? इसलिए कि भारतीय इदारे, एजेंसियाँ, कानून नाफिज करने वाले महकमे, वो सारे के सारे हैरान हैं कि, और ये उनके लिए भी एक चैलेंज बना रहा ना कि ऐसे ऐसे फ्रॉड ये करता रहा। अच्छा, किए इसने ज़्यादा अंग्रेज़ से फ्रॉड है। अच्छा, अपने देखिए वो पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, उस हुकूमत से लेके और 90s तक ये तकरीबन 6 दहाइयाँ ऐसी हैं जो इसने देखी। जेल भी गया, जेल काटी 19-20 साल, बाहर आता रहा, फिर जालसाजी करता रहा, फिर पकड़ा जाता रहा, अदालतें सज़ा देती रही। लेकिन ये नटवर लाल जो है ना, इसने भारतीय बड़े बड़े इदारों के लिए चैलेंज बनकर ये साबित किया कि मुझे किसी सबूत के तहत कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। इस पर फिल्में बनाई भारत ने और अहले भारत ने इसको एडमायर किया। शोबिज़ की दुनिया, जिस तरह हमने जितने क्रिमिनल्स, जितने गैंगस्टर्स थे उनके बारे में आपको बताया था अपने नाजरीन को कि इनका फिल्मी दुनिया से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है। तो इसका 2 हिस्सों में फिल्मी दुनिया, शोबिज़ की भी एक दुनिया ऐसी है जिसे तकसीम किया जा सकता है। वो दुनिया जो तवाइफों के और बाज़ार हुस्न के गिर्द घूमती है, उसका ये बेताज बादशाह था। अच्छा, वो कैसे? मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव इसका असल नाम था, जो जराइम की दुनिया में नटवर लाल मशहूर हुआ और 1912 में ये पैदा होता है। इसकी पैदाइश जो है ना वो ज़ीरादई एक इलाका है जो सेवान ज़िला, बड़ा मशहूर है सेवान के बहुत नामवर शख्सियात को जन्म दिया है इस इलाके ने। इस ज़िले की इसकी पैदाइश है। लेकिन मौत के बारे में जो है ना वो भारतीय मीडिया भी खामोश है, भारतीय तारीख़ भी खामोश है, पुलिस इदारे, कोई ये नहीं कहता कि हमने इसको मरते दम देखा, नज़ा के आलम में इसको देखा। जब से ये फ़रार हुआ है, वो बड़ी लंबी कहानी है, हर दफ़ा ये फ़रार हो जाता था। एक दफ़ा सिर्फ जो है ना जेन्युइनली ये असल में जेल काटता रहा, लेकिन जेल से फ़रार की कहानियाँ इसकी बहुत सारी हैं। कानपुर जेल से भागा, तहाड़ जेल से भागा, हर जेल से भागता रहा। लेकिन फ्रॉड करना स्टार्ट कैसे करते हैं? फ्रॉड इसने असल में इसका बैकग्राउंड समझे। सेवान तो ज़िला है ना, इसके वालिद साहब जो थे ना वो रघुनाथ प्रसाद, वो स्टेशन मास्टर थे रेलवे के। रेलवे का स्टेशन मास्टर थे, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो है
गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ये जो आप माल बार बर्दारी करते हैं, माल एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं, वो ट्रेन ही उस वक्त उस दौर में यानी 30s में आप देखें तो ट्रेन बहुत बड़ा जरिया था। इसके वालिद साहब स्टेशन मास्टर भी थे। फिर मैट्रिक में ये फेल हो गया। जब ये फेल होता है तो उसके वालिद ने डांट डपट की इसको और ऐसे कहा, तू हर रोज़ मेरे साथ जाया कर। ये उसको साथ ले जाते थे, फिर अकेडमी भी डाल दिया वहाँ से। बाद में तो इसने LLB भी किया है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन पर जब गया तो सबसे पहले इसने रेलवे का लोहा चोरी किया। अच्छा। अब ये भी कदरे मुश्तरक है, सब कॉन्टिनेंट चूँकि मुश्तरका था। रेलवे का ट्रैक चोरी करना, लोहा चोरी जो होता है, फिर स्लैबें चोरी करना, गेट उखाड़ लेना, ये इसके जो बिल्टीज़ होती हैं वो गायब कर देना, ये रेलवे में चोरी आम है। अच्छा, तो रेलवे में भी किसी जालसाजी लोगों को मिलाकर ये चोरी की या बस? नहीं, ये स्टेशन मास्टर के तौर पे इसके वालिद साहब बड़े शोहरत याफ्ता थे, नामवर आदमी थे, लेकिन प्रोफेशनल थे। उन्होंने उनके इल्म में नहीं था ये कि ये चोर है इनका बेटा, लेकिन मैट्रिक में फेल हो गया, बाप ने डांट डपट की, तो उसने को राह फरार इख्तियार की, समझें, तो चोरी चकारी शुरू कर दी। इसने एक दो छोटे छोटे चीज़ें उठाई, स्क्रैप में बेच दी, कबाड़ियों को दे दी। ये इस तरह की चोरी चकारी करता था। फिर इसने क्या किया कि इसको एक फ़न आ गया जाली दस्तावेज़ बनाने का। अच्छा, वो कैसे इसने सीखा? वो इस तरह इसने सीखा कि ये बहुत ज़बरदस्त फ़नकार था इस मामले में कि जिस चीज़ को एक बार देख ले उसको अपने जहन में नक्श कर लेता था और उसके बाद उसको कॉपी करना, और उसको कॉपी वो जो कहते हैं ना नकल असल से बेहतर। अच्छा। ये असल से बेहतर नकल करता था। इसे पहली बार इसके एक हमसाये ने, जब ये मैट्रिक में फेल हुआ, डांट डपट तो वालिद ने की थी, इसके एक हमसाये ने कहा कि बेटे ये चेक ले जा और कैश करवा ला। बैंक से करीब बैंक था, वो बुजुर्ग आदमी थे, ताजिर थे। ये वो चेक कैश कराने गया, एक दो बार इसने चेक कैश कराया, उनको लाके दे दिया अमाउंट। फिर इसने कहा था साइन दस्तखत तो बड़े आसान है इसके। अच्छा। इसने जो पहला फ्रॉड किया ना वो जाली दस्तखत किए। अच्छा। चोरी अपनी जगह पे, चकारी अपनी जगह पे, और ये जो फनकारी थी ये फनकारी थी। फनकारी क्या है कि दस्तखत कर लेगा। इसने अपने हमसाये के किसी तरह चेक बुक से एक चेक निकाला, उसके साइन किए, 2 निकाले, 3 निकाले, 4 चेक निकाले 250 के। अच्छा। उस दौर में 250 रुपया, 250 रुपये के 4-5 चेक निकाल के इसने वो कैश करवा लिए। वो बाबा जी जो हमसाये थे ताजिर, वो एक दिन बैंक जाते हैं और कहते हैं कि यार ये मेरा अमाउंट, उसने कहा ये तो 1000 रुपये। उसने कहा 1000 कहाँ चला गया, 1000 कैसे कम हो गया? और बहुत बड़ी रकम थी उस दौर में, तो जाहिर है बहुत, आप समझ लें 10 लाख रुपया। वो जब कम हो गया, 1000 रुपया जो है 10 लाख के बराबर हुआ ना, तो वो 1000 रुपये जब कम हुआ तो उनको तशवीश हुई। उन्होंने कहा ये तो आप नौजवान जो भेजते थे, जिसका उस वक्त नाम तो मिथलिश था ना, इज्जत तो, हाँ, वो ये नटवरलाल नहीं था, तो उन्होंने कहा जी वो जो लड़का नौजवान आता है वो ले गया। उन्होंने आके इसके वालिद को शिकायत की कि जनाब ये देखें आपका बच्चा जो है, इस पे हमने तो कहा था कि बेटा है अपने बच्चों की तरह है, तो ये कैश करवाता रहा और साथ मेरे जाली दस्तखत करके। और अच्छा, एक तो कॉपी करने का माहिर हो चुका था, ये जहन में इसकी बदनीयती थी। दूसरा, उनको दस्तखत करते देखता था वो कैसे लिखते हैं। इसने उसी तरह कलम चलाया और शायद कलम भी उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया हो। इसने कलम इस्तेमाल किया और वो जब कैश कराया तो इसे एक चीज़ तो जहन में आ गई कि मेरे पास एक फ़नकारी मौजूद है कि मैं जाली दस्तावेज़ तैयार कर सकता हूँ, जाली चेक भर सकता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ। इसने एक चोरी की लोहा रेलवे का, दूसरा इसने चेक दस्तखत जाली किए। देखें, आप ये समझ लें 2 बातें कि जो फ्रॉडिया है ना, चीटर है जी, किसी को धोखा देता है, उसकी बुनियाद 2 चीज़ों पे होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, जब ज़हीन होगा तो फ्रॉड करेगा, दस्तखत जाली करेगा, दस्तावेज़ तैयार करेगा, सारा कुछ है। दूसरी चीज़, अहम पॉइंट, कि उस वक्त तक फ्रॉडिया, ये जो धोखाबाज होते हैं, ये उस वक्त तक कामयाब होते हैं जब तक लोग बेवकूफ़ बनने वाले मौजूद हों। इनको जो ग्राउंड चाहिए ना, वो बेवकूफ़ी की है। लोग, अब इसे पूछा, कई बार पूछा लोगों ने कि यार तुम कैसे कर लेते हो ये फ्रॉड, ये नेटवर्क लॉल जो है। इसने कहा जी मैं नहीं फ्रॉड करता, लोग खुद चल के मेरे पास आते हैं। अच्छा। और लोग मुझे अपना पैसा खुद देते हैं, अपने मामला दुरुस्त करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जितने हैं वो मेरे हवाले खुद करते हैं, मैं नहीं कुछ करता है उनको।
ये कहते हैं कि मैंने कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं की। जोर ज़बरदस्ती नहीं की, इसके कई वाक़यात मशहूर हैं, मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन फ़िलहाल ये आप समझें कि इतना ज़हीन था, इसको दो तरह की हमवार ग्राउंड भी मिली। कैसी? एक तो लोग आके फंस जाते थे खुद इसके पास, दूसरा कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। अच्छा, दूसरा ये भी वकील था, इसने वकालत की डिग्री भी की हुई थी। अच्छा, अब ये इसकी ज़हानत की निशानी है। ये जो आपका सवाल है ना, मैट्रिक में ये फेल हो गया, कलकत्ता भाग गया, वहाँ से फरार हो गया। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि इसको ये बात समझ लग गई थी कि अगर पुलिस, FIA, कोई एजेंसी मुझे पकड़ती है तो मेरे पास अगर कानून की डिग्री होगी, गिरफ्तारी की गिरफ्त जो है वो ढीली पड़ जाएगी। तो इसने ये काम किया कि इसने कहा कि मैं कानून की डिग्री भी लूँ। इसने दो काम किए बड़े अहम तालीम में। कौन मैट्रिक में फेल हुआ, पहली बात तो ये है इसने लॉ ग्रेजुएशन किया, लेकिन लॉ ग्रेजुएशन से पहले इसने ये जहन में बात बना ली थी कि मैंने पैसा कमाना है। अच्छा। तो इसने फाइनेंशियल अमूर जो है ना, मालियाती अमूर, उनमें भी डिग्री ले ली, BCom किया। अच्छा, कॉमर्स की डिग्री। कॉमर्स की डिग्री ली। क्यों ली कॉमर्स की डिग्री? क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि ये चाहता था, समझता था कि मैंने माली मामलात में धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग करनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उनकी जेबें खाली करनी है, अपनी जेबें भरनी है। तो उसके लिए मुझे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। ये दो चीज़ें जब इसके हाथ में आ गईं तब ये नामवर किस्म का चीटर बन गया। और इसने चेक के ज़रिए, जो जाली चेक भरा था अपने हमसाये का, ताजिर का, वो चेक के बाद इसने ऐसे ऐसे काम किया। आपने कहा ना कि जी ताजमहल, 3 बार ताजमहल बेचा। अच्छा, बेच कैसे दिया? ताजमहल की जो कहानी है वो ऐसी कहानी है जैसे याद दहानी की जरूरत नहीं है, हर शख्स को अज़बर है कि ताजमहल क्या है। भारत में तो जब वो मुत्तहदा बरसग़ीर था तो हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में और कोई सब्जेक्ट हो ना हो, ताजमहल तो शामिल है ना निसाब में। तो इसने उसके तमाम मराहिल से मुतालिक कागजात तैयार कर लिए। अच्छा। तैयार करके 3 कंपनियों को मुख्तलिफ औकात में बेचा। एक और अहम बात, इसने वहाँ का ईवान सदर, प्रेसिडेंसी, उसका सौदा भी कर लिया। फिर जब पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, तो हर शय पार्लियामेंट के गिर्द घूमती है। सेशन ऑन है, आप पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, किसी रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं कर सकते स्पीकर की इजाज़त के बगैर। आप पार्लियामेंट में एंटर नहीं हो सकते स्पीकर की इजाज़त के बगैर। आप पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं कर सकते स्पीकर की मर्जी के बगैर। अदालत को फैसला नहीं दे सकती अगर सेशन ऑन हो पार्लियामेंट के वाले से। पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है, उसकी सेंटिटी है, वो तमाम तर एक तरफ, भारतीय लोकसभा वो सारी एक तरफ, और इसका इक़दाम एक तरफ। 550 अफराद इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसने पार्लियामेंट का सौदा कर दिया। अच्छा। एक लाल किला बेच दिया। हाँ, 2 बार कहते हैं बेचा। 2 बार बेचा लाल किले का सौदा। अब मातम तो उन इदारों पे भी करना चाहिए, उन ख़रीदारों पे भी करना चाहिए जिन्होंने ये अशिया ख़रीदी। भाई लाल किला कौन सा बोर्ड लगा था फॉर सेल का, या ताजमहल आगरा, किसको नहीं पता था, दुनिया के हर खित्ते में मशहूर था। उन्होंने कहा जी कि ये तो कोई बराए फ़रोख्त नहीं था। तो ख़रीदने के लिए पार्टियां आ गईं, बयाना पकड़ लिया उनसे, और बयाना पकड़ के पैसे जेब में डाले और कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अच्छा, एक और अहम बात है इसकी, ये सबूत नहीं छोड़ता था। कहते हैं कि इसने आज तक कोई गैंग नहीं बनाया था अपना। कोई गैंग नहीं था, 1 मैन पार्टी थी। इसने कोई प्राइवेट काम नहीं इतना छोटा मोटा किया कि 20-25 लाख रुपए की कोई जायदाद है उसको फरोख्त करने का डॉक्यूमेंट बना दिया, ये अलग बात है। कोई प्लाजा बेच डाला, ये नहीं किया। इसने सबसे बड़ा काम ये किया कि इसने सरकारी डॉक्यूमेंटेशन की, सरकारी इदारों में नकब लगाया, सरकारी अफसरों के साथ। अच्छा, अब इसमें भी एक सवाल उठता है, लेकिन बार ये बात समझें कि सरकारी अफसरों के साथ सरकारी अफसर बन के अपने आप को वुज़रा का PSO जाहिर करके फ्रॉड किए। लेकिन सवाल यहाँ क्या है कि क्या वो लोग इसके चेहरे से वाकिफ़ नहीं थे कि ये फ्रॉडिया है? वो इतना बड़ा बहरूपिया था कि वो जो काम सोच लेता था उसको पाए अंजाम तक इस तरह पहुँचाता था कि उसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती थी। एक बार क्या हुआ कि इसके जहन में एक तरकीब आई, मनसूबाबंद तो था, दानिश्वर था, इसके जहन में एक तरकीब आई पैसे कमाने की। ये घड़ी साज के पास चला गया, मशहूर घड़ी साज था,
इंटरनेशनल फेम का। उस घड़ी साहब के पास जाता है, उसे कहता है जी कि एक वफ्द आ रहा है गैर मुल्की, तैफा है वो यही भारत में, तो उसको 93 लोग हैं, 93 मेहमान आ रहे हैं। इसने रैंडम फिगर दिया ताकि यकीन जल्दी आ जाए। रैंडम फिगर पे जल्दी आदमी का जहन यकीन करता है। इसने कहा 93 लोगों की घड़ियाँ चाहिए जो हमने उनको गिफ्ट करनी है। सरकारी ख़त है मेरे पास, लेटर है। उसने कहा जी तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं नुमाइंदा हूँ वजारत ख़जाना का। राजीव गांधी का दौर था उस दौरे हुकूमत में, जब बहुत सियासी तौर पे मुस्तहकम दौर था। इसने कहा ठीक है, घड़ी की डिलीवरी वहाँ ले आना और चेक आके रिसीव कर लेना वजारत ख़जाना के दफ्तर के बाहर से, मैं वहाँ मिल जाऊँ, मैं उनका PSO हूँ। उन्होंने कहा ओके। उसने बड़े खुशी का इज़हार किया, उसको गाहक मिला, बड़ा सरकारी गाहक था और सरकारी ओहदा भी था PSO। इसने एक जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया, साथ चेक लगाया, चेक भी डाली और वो उसको हवाले किया। 93 घड़ियाँ ली और घड़ी जाके बाहर मार्केट में बेच दी, जो भी कुछ किया। और वजारत ख़जाना में ये मशहूर हो गया कि हमारे लेबल पे, हमारे टेंडर के नीचे ये काम हुआ है। जो एक जालसाज ने, इस ठग ने, नटवर लाल को ठग कहते थे, इस ठग ने जो है ये सरकारी चेक जाली दिया है और 93 घड़ियाँ ले गया। वो बड़ी अमाउंट थी उस दौर में, हज़ारों रुपए की घड़ियाँ ख़रीद के ले गया। ना कोई वफ्द था, ना कोई तैफा आया था, ना कोई प्रेजेंटेशन थी। और ये इस तरह के वाक़यात से भरपूर है नटवर लाल की पूरी ज़िंदगी। मैंने आपको बताया कि 58 साल ज़िंदगी में, 58 साल मुजरिमाना ज़िंदगी है। खुद ये 84 साल का, कुछ लोग तो इसे 90 प्लस 92 का कहते हैं। अगर 2009 तक का देखा जाए तो 97 साल बनती है, 97 साल एज। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये 96 के बाद तो मंजर आम पे नहीं आया। अच्छा, ये गिरफ्तार कैसे होता था? रंगे हाथों पकड़ा जाता था? ये रंगे हाथों 2 दिन में पकड़ा गया, लेकिन जब ये पकड़ा जाता था फिर ये अपनी हिकमत अमली तब्दील कर लेता था। पकड़ा कैसे जाता था? पकड़ा ऐसे जाता था कि एक शख्स ने इसको पहचान लिया, सराफ ने, ग्यूलर ने इसको पहचान लिया। ये उसके पास गया, ठगबाजी लगा लो उसने कहा, उसे जेवरात दिखाने के चक्कर में सज्जे कभी बातों में लगाया, पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस आ गई, उसको पकड़ के ले गई। कहते हैं कि जब इसने ताजमहल बेचा तो उसके बाद इसकी तस्वीरें जो हैं वो अखबारों में भी आने लग गई, आ गई। इसको नामवर ठग के तौर पर पेश किया, लेकिन उसके बावजूद जो इसके अहले इलाका थे, आबाई इलाके के रिहायशी सकूनती थे, वहाँ का कोई शख्स, ये तो दूर की बात है कि इसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करे, कोई शख्स इसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करे, कोई निगेट करे इसकी पर्सनैलिटी को, उसकी जान नहीं छोड़ते थे वो लोग। अच्छा। एक दफ़ा एक जर्नलिस्ट जो है ना, ग्रोह पूरे का पूरा एक टीम थी जर्नलिस्टों की, वो चली गई इसके इलाके में इस पर एक शूट करने, जिससे आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं ना, शूट करने गए। तो वहाँ उन्होंने कहा नटवर लाल, वो कहते थे कि खाली ये जो नटवर लाल कहना है ये तौहीन है हमारे, ये हमारा हीरो है। मतलब अलकाब के बगैर वो इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे इसके अहले इलाका। 1984 में आखिरी बार, कितने अरसे बाद अपनी पैदाइश के, जब लास्ट बार ये देखा गया अपने आबाई इलाके में गया, तो इसने वहाँ जश्न नटवर लाल, बहुत मरूफ जश्न था, एक पूरी तकरीब सजाई जिसमें पूरे गांव वालों को बुलाया, उनकी खातिर तवादो की, उनको एक इशाइया दिया गया बड़ा भरपूर किस्म का, महफिल मौसीकी हुई और उसके बाद इसने 100 रुपए दिए हर। अच्छा। देखिए दौलत का अंदाज़ा क्या था। अच्छा, अब हमने कहानियाँ सुनी है ना कि अमीरों से छीनते हैं, रॉबिन हुड, अमीरों से कमा के गरीबों में तकसीम करते हैं। ये भी ऐसे ही था। ये ऐसे ही था। इसे लोग लिबरेटर कहते थे, निजात दहिंदा। वो कहते हैं हमारा निजात दहिंदा है। 84 में जब आखिरी बार आया है तो लोग जश्न मना रहे थे, नाच थरक रहे थे, रक्स कर रहे थे इसकी आमद पे कि ये गाँव आया। 84 के बाद ये गाँव में नहीं गया, लेकिन आखिरी बार जब आया तो उसे यादगार कर गया उस दिन को। वो 84 जून का वाक़या है। 84 जून में ये वहाँ आता है और जश्न मनाया जाता है, इसकी सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती की दुआ की जाती है। फिर वहाँ इनकी जो रसूमात होती हैं हिंदू की, वो जश्न था इसका, जश्न नटवर लाल मशहूर हुआ। वो जश्न जो था, उस जश्न के इख्तिताम पर इसने सारे शुरका एक तो तवाज़ो की, अच्छे खाने दिए, फिर जनाब उसको 100 रुपये हर एक को दिए। तो उनके लिए तो वाकई ये लिबरेटर था। पहली बार गिरफ्तार कैसे होता है ये? 1937 में गिरफ्तार हुआ। अच्छा। वेरी फर्स्ट टाइम। पहले मैंने आपको बताया कि इसको आदत बन गई थी लोहा चोरी करने की, रेलवे का लोहा चोरी किया, लेकिन वो लोहा था जो बाद में इसने चोरी किया मुख्तलिफ जगहों से, 9 मन के करीब। अच्छा। 9 मन लोहा
चोरी का इल्ज़ाम इस पे लगा, ये गिरफ़्तार हो गया। इसने कहा चोरी ऐसी चीज़ है बदनामी कराती है, ये चोरी की बजाय ठगबाजी ज़्यादा अच्छा है। ठगबाजी को तरजीह दी इसने। लोहा चोरी में गिरफ़्तार हुआ, सज़ाएँ मुख्तलिफ थी। इसको कई बार 8-9 रियासतें जहाँ इसके ख़िलाफ़ मुकदमात ही मुकदमात थे, बेताशा मुकदमे, ठग, चोरी, छोटे मोटे नकबजनी। कहते हैं 100 से ज़ायद थे इस पर। 127 मुकदमात कुल इस पे दर्ज हुए। 127 मुकदमात में सिर्फ 20 साल ही जेल में रहा होगा, बमुश्किल 19 से 20 के दरमियान बमुश्किल 20 साल बनते हैं। और ये भी कहा जाता है कि पहली बार तो ज़मानत पे रिहा हो गया, उसके बाद टोटल 9 बार ये जेल गया, जिसमें से 8 बार ये जेल से भागा है। देखिए, जेल से फ़रार की कहानी जो है ना, वो इसकी बहुत आसान है। और दौरान क़ैद, दौरान हवालात, इस शख्स ने जो कारनामे सरअंजाम दिए जेल के अंदर बैठ के। हमारे यहाँ तो जो मशहूर है ना, पहले हमने जितने ये क्रिमिनल्स थे बड़े बड़े, जो गैंगस्टर्स थे, उनकी कहानियों हमने बताया ना आपको कि वो अंदर से बैठ के गैंग ऑपरेट करते थे। ये अंदर से बैठ के जहन ऑपरेट करता था। अच्छा, गैंग नहीं बनाता था, 1 मैन आर्मी थी ना। ये अंदर से बैठ के मामला तय करता था कि धोखा किसी से कैसे करना है। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ जेल के अंदर, जेल की बड़ी कहानी है इसकी। ये जेल में बंद था, तो इसकी बेगम के 8-10 खत आए, ये पढ़ता नहीं था, जवाब भी नहीं देता था उस खत का। उस तो पोस्ट मेल था ना, खतूत आते डाकखाने के ज़रिए, ये जवाब नहीं देता था। जब इसने जवाब कोई नहीं दिया था, जेल को पता लगता है जब जवाब जाता है, जेल वाले देखते हैं जवाब नहीं गया, वो जेलर एक दिन खुद उठा और इसके पास आ गया बैरक में। अच्छा, नटवर लाल से कहता है कि भाई बेगम साहबा के खतूत के जवाब क्यों नहीं देते? इसने कहा अच्छा दूंगा। उसने कहा ये खत पढ़ो। खत पढ़ा। खत में बेगम लिखा था कि जल्दी बताओ कब आओगे, कब तुम्हारी जान छुटेगी, खेतों का बुरा हाल हो गया है, खुशहाली नहीं है, बच्चे भूखे मरे। मौशी हालात की ख़राबी का तस्करा किया, और उसमें मेन थीम ये थी कि खेत बंजर बेआबान सूख गए हैं। हाँ, बेआबो गया है, बेआबो गया खेतों का ख्याल करो। इसने जवाब में लिखा मैं जल्द आ रहा हूँ और तुम ऐसा करना। उसने कहा जी खेत की आबियारी नहीं हो रही, हल नहीं चल रहा, हल जोता जाएगा तो खेत बनेगा ना, तो हल जोतने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। उसने कहा ओके। उसने कहा तुम ऐसा करना, खेत के वहाँ वस्त में बिल्कुल सेंटर ऑफ द खेत, उसमें एक ख़जाना दफन है जेवरात का, तलाई जेवरात हैं। अच्छा, उसकी खुदाई करो और खोद के उसमें जो निकले बेच देना और हल जोत लेना। अच्छा, ये अपनी बेबी को लिखा। अब जेल हुकाम जो है, अब भी ये तरीका है कि हर कॉल बग होती है जेल के अंदर। हमने कहानी सुनाई ना कि जब टेलीफोन जेल में 5-6 लगे हुए हैं, तो वो जब फ़ोन करते हैं तो रिकॉर्ड होता है उसका, वो रिकॉर्डिंग भी होती है, बग भी करते हैं, सुनते भी हैं। ख़त जाएगा किसी को बाहर, व्हाट्सएप मैसेज भी जाएगा, तब भी वो देख लेते हैं आजकल। तो उस वक्त जो खतूत की आमदोरफ्त थी वो भी देखते थे, पढ़ते थे। जब उन्होंने ख़त पढ़ा तो जेलर जो ख़त ले गया था इसके पास बीवी का, जो जवाब चाहता था कि जवाब दिया जाए, तो उसने कहा यार इसने तो जो कुछ कमाया है वो तो दफन कराया है, तो क्यों ना वो निकलवा लें। वो वहाँ से जनाब सारी जेल की टीम जो है ना, हवालाती कैदियों समेत, वो जेल की टीम लेकर खेतों में पहुँच गए। अच्छा, इसके अबाई सिवान ज़िले में, इसके अबाई घर में पहुँचे और एक जगह 2 जगह वस्त में इधर सारे खेत को उन्होंने जो है ना वो छान मारा कि वो मिले, वो ना मिला। जब ना मिला वापस आ गए, और उसने जेलर ने कहा कि हरामजादे बेगैरत के बच्चे, तुमने झूठ बोला हमारे साथ। अच्छा, तुमने कहाँ दबाया वो? उन्होंने कहा कहीं नहीं दबाया। उसने कहा मैं बीवी को बता रहा हूँ। बीवी को खत पे दोबारा लिखा कि तुम जो हल जोतना चाहती थी वो हो गया काम तुम्हारा। तब उनको समझ लगी जेलर्स को, जेल हुकाम को, कि इसने तो अपनी जहानत के ज़रिए, मैंने आपसे कहा था दानिश और जहानत हो तो चीटिंग होती है, इसने अपनी जहानत के ज़रिए जो वहाँ हल जोतने की ज़रूरत थी वो करवा दिया, वो पूरी करवा दी। अपनी बीवी को एक फ़ेक ख़त लिख के, एक हॉक कहते हैं, गलत इत्तला अफवाह, एक हॉक के ज़रिए, हॉक कॉल होती है, पुलिस ये कहती है अपने जवानों का जो है ना सरगर्मी चेक करने के लिए, वो कहती है कि जी फौरी तौर पे जो है ना एक कॉल चला देती है कि एक पुलिस मुकाबला हो रहा है फलां जगह पहुंचो, तो देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं नौजवान, अपना जो रिस्पॉन्ड है वो रिस्पॉन्डिंग टाइम। तो इसी तरह इसने क्या किया, इसने जेल की टीम भेज के, जेल हुकाम हैरान रह गए कि इसने हमसे वो काम जो बीवी इससे करवाना चाहती थी और पैसे नहीं थे मुआशी बदहाली की वजह से, इसने फौरी तौर पे वो काम जेल वालों से करवा दिया। और बाद में ये उनकी बेवकूफ़ी पे हंसा और वो अपनी बेवकूफ़ी पे मातम करते रहे। दिलचस्पी से भरी कहानी, भरपूर कहानी जो है ना ठगबाजी की, वो यहाँ है।
नटवर लाल ने अदालत में पेशी के दौरान कई ऐसे वाक़यात को जन्म दिया जो आज भी तारीख़ भारत का हिस्सा हैं और हर शख्स दिलचस्पी से पढ़ता, देखता और सुनता है। एक बार ये जेल से इसको पेशी के लिए लखनऊ में ले गए। एक लखनऊ की जेल थी, सेशन कोर्ट में गया लखनऊ की, और वहाँ कोर्ट में जब इसकी फहरिस्त पेश हुई, अमालनामा इसका, जब सरकारी वकील जो प्रोसिक्यूटर है उसने पेश किया, एडवोकेट जनरल जिस तरह होते हैं, कि जनाब ये नटवर लाल ने ये ठगबाजी की है, फ़लाँ को लूटा, फ़लाँ कंपनी से इतने दगाबाजी से छीन लिए, फ़लाँ के बेच दिया, फ़लाँ का लाल किला बेच दिया, उन्होंने कहा जी ताजमहल बेच दिया। कहते हैं 400 के करीब वाक़यात थे। वो सारी फहरिस्त पेश हुई, जज साहब ने फहरिस्त पढ़ी और जज साहब ने कहा भाई तुम कैसे करते हो सारा कुछ? इसने कहा जनाब मैं तो नहीं करता। उसने कहा लोगों से फ्रॉड किए तुमने? उसने कहा जनाब मैंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, लोग खुद अपनी ज़रूरत के साथ मेरे पास आते हैं, मैं तो किसी के पास नहीं गया। एक जो कोई ऐसा बंदा बताएं मुद्दई मेरे ख़िलाफ़ हो जिसने कहा हो कि मैं उसके पास चल के गया और उससे ठग लिया मैंने, वो तो मेरे पास खुद आते थे, मुझे पैसे देते थे। उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे होता है यार, ये तुम्हारे खिलाफ FIRs हैं। इसने कहा जज साहब कैसे होता है, इसका अमली मुजाहरा मैं कर देता हूँ। उन्होंने कहा जज साहब आपके पास 1 रुपया है? मतलब वो समझे शायद डबल कर देगा, हमारे डबल शाह था ना यहाँ, उन्होंने कहा शायद डबल कर देगा ये। उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने रुपया निकाला, इसने जेब में डाली। वो क्यों? इसने कहा जज साहब वो रुपया, उसने कहा आपने खुद दिया ना, आपने दिया ना मुझे, मैंने रख लिया, ख़त्म, मेरे पास आ गया रकम। उसको कहा जज साहब ने कहा ये क्या तरीका? उसने कहा जिस तरह आपने मुझे दिया है पैसा, इसी तरह लोग मुझे आके देते हैं और मुझे देते हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, ख़त्म हुई बात, कहानी ख़त्म है। मैंने क्या जुर्म किया? कानून की नज़र में क्या जुर्म है ये? आपने मुझे अपनी खुशी से दिया ना, मैंने ग्रैब किया, आपकी जेब से निकाला, जेब तराशी की। उसने कहा नहीं, छीना गन पॉइंट पे, नहीं, कहा मर्जी से दिया ना। उन्होंने कहा लोग इसी तरह मुझे पैसे देते हैं, बातों में मेरे आ जाते हैं। अब वो गुफ्तगू इस तर्ज की करता था जिसका फौरी तौर पे जो है ना वो रिज़ल्ट आता था, और वो रिज़ल्ट ऐसा था जो लोगों को अरबों रुपया ज़बान से कहना है, अरबों रुपया लोगों की जेब से निकाल के अपनी जेब में डालता रहा। एक भी जुर्म प्रूव नहीं हुआ, लेकिन 20 साल की कैद इसने काटी। जेल से फरार कैसे हुआ? अच्छा वो भी जेल, अच्छा अब आप ये देखें इसकी जहानत की कई मिसालें। इसने जेल हुकाम को एक फ़रार का मंसूबा बनाया था अपना, जेल तंग आया था ना बंदा जेल से भी, तो फ़रार बड़े तरीके से होता था। कहा जी कि जेल हुकाम से कहा जी कि मैं बीमार हूँ, मुझे चला नहीं जाता, मेरे घुटने जवाब देंगे। उन्होंने कहा अच्छा, जेल के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तस्दीक कर दी बीमार है। उन्होंने कहा इसे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल ले जाए। अदालत ने हुक्म दे दिया, पटिशन गई इसकी अदालत में, कोर्ट ने कहा जी ठीक है बीमार है, जेल के हुकाम ने कहा है, जेल डॉक्टर ने तस्दीक कर दी है, इसको ले जाएं। उन्होंने ट्रेन में बिठाया, इसको दिल्ली स्टेशन पे ले आए। अब माजूर था ये, बज़ाहिर इसने चल नहीं पा रहा था। उन्होंने व्हील चेयर मंगाई, व्हील चेयर से उठाया, गाड़ी में बिठाया, फिर व्हील चेयर स्टेशन पे आई, दिल्ली स्टेशन में उतारा व्हील चेयर से, और उतार के जो बेंच पड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे बेंच पे इसको बिठा दिया। एक बंदे ने कहा यार वापसी जो शाम को ट्रेन जानी है, इसको अस्पताल में दिखा के शाम को लेके भी जाना है, तो मैं टिकट भी ले लूँ वापसी का। एक टिकट लेने चला गया, दूसरा चाय लेने चला गया, तीसरे को इसने बहाने से कहीं और भेज दिया, वो तीनों चले गए। उन्होंने कहा ये तो पड़ा हुआ है 84 साल, ही वॉज 84 ईयर्स ओल्ड, 84 साल इसकी उम्र थी उस वक्त, और 1996 की बात है ना, जून 96 थी गालबन, 25 जून 96, 25 जून 96 को, अभी रिसेंट पास में। इसको माजूर समझ के उन्होंने कहा कहाँ जाएगा, व्हील चेयर पे, इसको प्लेटफॉर्म पे छोड़ के वो तीनों आगे पीछे हो गए। जब वापस आते हैं तो उनकी दुनिया ही बदल गई। अच्छा। वो माजूर फरार हो गया। कैसे? पता नहीं, अब वो देख रहे हैं तो वो तो चल नहीं सकता था भाई, उसको हमारे डॉक्टर ने कहा कि माजूर है, ये चलने फिरने से माजूर है, तो कहाँ जाएगा ये सोच के गए थे। वापस आए तो वो गायब हो गया। एक स्टेशन वाले से पूछ, दूसरे से पूछ, चौथे से पूछ, हर प्लेटफॉर्म पे चेक किया, ट्रेनों के अंदर चेक किया, देखा वो माजूर इनको नहीं मिला, और आज तक नहीं मिला। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, इससे सवाल किया एक अदालत में कि यार ये बताओ नटवर लाल कि तुम जेल से भाग कैसे जाते हो, इतनी बार भागे हो, सिर्फ एक बार जो है ना वो गिरफ्तारी जमानत पे एक दफ़ा जस्ट वन टाइम, और बाकी सारे के सारे फ़रार की कहानी है। ये फ़रार की जितनी दास्तानें हैं ना, उनके बारे में किसी जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा, एक कोर्ट के अंदर गए, पेश हुए, इनसे पूछा कि भाई नटवर लाल आप जेल से भाग जाते हो, ये तरीका क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा मैं तो जेल से नहीं भागता,
जेल का अमला, जेलर मेरे लिए दरवाजे खुद खोल देते हैं। अच्छा, ये मुंह पे तमाचा था जेल हुकाम के, जेल इंतजामिया के। इसके माने ये थे कि वो इस कदर बेवकूफ़ हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम इतना गैर महफूज है कि मेरे लिए दरवाजे खुद खुलते हैं और मुझे फ़रार का रास्ता दिया जाता है। दूसरे माने में उसने कहा जी कि फ़रार का रास्ता मुझे बाकायदा फराहम होता है, तब मैं निकलता हूँ। अब आप ये देख लें कि जितनी बार ये भागा जेल से, ये जेल हुकाम के लिए मुहिम्मा नहीं था, एक ताना था। बेबसी थी उनकी, वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब जिसको माजूर समझ के स्टेशन पे बिठाया, 10 मिनट बाद वापस आए, वो पता नहीं कहाँ का कहाँ चला गया। और उसके बाद ये मिला ही नहीं इनको। कहते हैं एक बार जब नटवर लाल पे फिल्म बनी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, तो उस वक्त किसी ने इससे पूछा भी कि क्या तुम फिल्म देखोगे वो, तो उस पे भी इसने बड़ा मजे का जवाब दिया। इसने क्या जवाब दिया? इसने कहा जनाब बात यह है कि मैं तो उसका असल हीरो हूँ, उस फिल्म का मैं असल हीरो हूँ, मैं अपने आप को क्यों देखूं? और 2 नंबर जो हीरो आप पेश करेंगे मुझे देखने की क्या जरूरत है? मैं तो अमली हीरो हूँ। अमली हीरो तो मैं हूँ ना, फिजिकल प्रेजेंट हीरो मैं हूँ। तो इसने, अच्छा अब वो कितने नामवर अदाकार थे, उनका बेटा भी, और बड़े बड़े नामवर लोग जिनको इसने फिल्मों में इसको जो प्रेजेंट किया ना उन्होंने, वो हीरो के तौर पे किया, हीरो के तौर पे नहीं किया। ठग होना ये अपने और जगह बात है, शातिर बना के पेश किया। एक अच्छा, भारत के नंबर 1 अमीर खानदान के लोगों को इसने लूट लिया, टाटा, बिरला और अंबानी। हम जिसे आलमी ठग कहते हैं ना इसको, ये दुनिया में नंबर 1 ठग मशहूर हुआ, नंबर 1 दुनिया में, वर्ल्ड क्लास। सिर्फ भारत का, बम्बई का, दिल्ली का नहीं, सेवान का नहीं, दुनिया का नंबर 1 ठग। नंबर 1 ठग जहां इसको कहा जाता है ना, इसके अहले खाना, यानी इसका एक भाई है, एक बेटी है, इसकी जिंदा है, अब भी है, सेवान के रहने वाले लोग, इवन तोइफे, पुलिस के कई आला अफसरान इसको हीरो के तौर पे लेते हैं। अच्छा। ठग मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने आपको वाकया बताया, उन्होंने कहा मिस्टर नटवरलाल कहें। रिपोर्टर्स को, उन्होंने जर्नलिस्टों को कुछ बताने से इनकार कर दिया जब उन्होंने सिर्फ नटवरलाल कहा। तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जिसकी कहानी एक ठग के तौर पर मशहूर हुई, उसे लोग अपना देवता, अनदेखा, अनदाता वो मानते थे। और साथ साथ एक और भी इसकी क्वालिटी थी। वो कौन सी? वो ये जो कहते हैं ना कि ये अमीर से लूटता था, अंबानी को लूट लिया, टाटा को लूट लिया, बिरला को लूट लिया, और लूटने के बाद गरीबों में तकसीम कर दिया। मैंने 100 रुपए की मिसाल दी। आखिर ये गायब किधर होता है? इसके मरने का कहीं रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, किसी ऐसे बंदे ने नहीं इसे देखा जो रिकॉर्ड पे आ सके कि हाँ हमने देखा कि ये मर गया। अच्छा, अब मैं आपको इस पे भी एक बात बताऊं। 58 साल सरगर्मी की ज़िंदगी है इसकी, एक्टिव लाइफ कहते हैं ना, 58 साल। मैंने कहा कि शुरू में इब्तिदा में कहा था मैंने कि ये निस्फ सदी का, ये निस्फ सदी से भी ज़्यादा, 58 साल। यानी आप ये देख लें 1937 से 1996 तक। और उसमें भी 52 अलग अलग नामों से इसने ठगा लोगों को। हर रियासत में नया नाम था। जितनी रियासतों में ये ठगबाजी करता था, हर नए नाम से करता था। और नए नाम से इस तरह करता था, लोग इसकी शक्ल से वाकिफ थे। बड़ी ताव वाली मूछें थी, चेहरा बड़ा दबंग किस्म का था, और इंग्लिश, अच्छा फरफर इंग्लिश बोलता था। दूसरा, पुरएतमाद बहुत था, कॉन्फिडेंस था। फिर एक और अहम क्वालिटी थी, पंक्चुअलिटी बहुत थी इसमें। किसी शख्स को वक्त दिया ना 12 बजे का, तो 1 मिनट ना ऊपर करता नीचे करता, 12 बजे ठीक उससे मुलाकात करेगा। किसी महकमे इदारे में जाने के लिए वक्त मांगता था, तो जो वो टाइम देते उस वक्त पहुंचता था। इसने ज़िंदगी धोखे की, फ्रॉड की, तमा की, मुफाद की गुजारी, लेकिन निहायत, अच्छा ये बददयांती निहायत दयानत से करता था। जितने पैसे इसने जहाँ से कमाए वो सारे के सारे इसने आके तकसीम किए। मोस्टली अपने घर में खर्चे होंगे, अपने ऊपर लगाए होंगे, अपने ख़ानदान को दिए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये मुस्तहिकीन में भी तकसीम करता था दौलत। अपने इलाके पे वेलफेयर का काम बहुत करता था, अपने इलाके में। एक दूसरा, पता कब लगा कि ये मर गया, ये दुनिया से चला गया, ये तो अब 2009 में इसके वकील ने आके एक दरख्वास्त दी सिविल कोर्ट में दिल्ली की,
दिल्ली की सिविल कोर्ट में इसने एक अर्जी दी, उसमें ये कहा कि मेरा जो मुवक्किल है वो फौत हो गया, नटवर लाल, उसके खिलाफ 127 केस थे, वो बंद करते, इतने में सजा हो चुकी, वो बंद करे। तब ये इत्तला पहुंची कि मर गया, 2009 की बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 15 साल पहले। लेकिन ना अदालत ने यकीन किया ना महकमों ने माना। जज ने कहा वकील साहब आपकी बात तस्लीम करते हैं, इसका सबूत क्या है? वो कोई सबूत न पेश कर सके। इसने कहा जी मेरी इत्तला ये है कि वो फौत हो गया। कब फौत हुआ को पता नहीं। उन्होंने इसके घर इत्तला की, इसकी बेटी और भाई को बुलाया, इसकी भाई और बेटी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम इसकी आखिरी रसूमात में शरीक हो चुके हैं 1996 में, 96 में। वो भी जिस साल ये जेल से फरार हुआ था। जेल साल ये हाँ जी, जब ये फरार हुआ था उस फरार के दौरान उन्होंने कहा कि हम इसकी आखिरी रसूमात कर चुके हैं, और ये तो बड़ा अरसा पहले। अब ये कहा गया कि आप ये बताएं, वकील साहब से पूछा जज साहब ने कि आप ये बताएं कि आप आज मुकदमात बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं? उसने कहा इसलिए कर रहे हैं कि अब भी कई इदारे इनके भाई और इसकी बेटी के घर पे, उसके दामाद के घर छापे मारते हैं। अच्छा। आप मरने के बाद तो मुकदमात तबई तौर पे नेचुरली बंद हो जाने, तो बंद कर दें। उसने कहा ओके हम बंद कर देते हैं। भाई और उसने कहा कि जी 96 में फौत हुआ। उन्होंने तारीख नहीं डाली, उन्होंने इसको अदम पता, लापता, अब भी उसी सिविल कोर्ट जहां इसने अर्जी दी थी, पिटिशनर था ये वकील, उसी सिविल कोर्ट में अदम पता और अब भी लापता लिखा है, अनट्रेस्ड, डाइड नहीं लिखा, डेड नहीं लिखा। लेकिन 96 में इसकी मौत की तस्दीक इसके भाई ने, इसकी बेटी ने, दोनों ने की। अब ये समझें कि ये जो इतना असासे थे इसके, वो हुकूमत ने, कौमियाने थे ना, सरकारी तहवील में लेने थे कि क्रिमिनल था वो, तो इसको हक नहीं मिलना था। जो असासे होते हैं ना, क्रिमिनल को नहीं वागुजार नहीं होते, लूटा हुआ पैसा था, उनका पब्लिक मनी है। अब पब्लिक मनी चाहिए क्या था? भारतीय अदलिया को, अदालतें जो मुतल्लिका हैं, कंसर्न कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो ये फैसला करें कि जी इसके असासे इतने हैं, पहले उनकी फहरिस्त बनाई जाए, अदाद शुमार लिए जाएं, इतने इसके असासे हैं। और जिन लोगों से चीटिंग हुई, जिसको ताजमहल बेचा 3 बार, जिस कंपनी को, उससे एडवांस लिए थे, अंग्रेज जिसको लाल किला बेचा वो एडवांस लिए थे। फिर टाटा बिरला, और उनको खैर ज़रूरत तो नहीं है अंबानी को, लेकिन उनसे भी लिए थे ना इसने पैसे, उनको पे ऑफ किया जाए। लेकिन मेरी इत्तला अभी तक कोई मुझे ऐसी नहीं मिली, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जो मुतासरीन नटवर लाल हैं उनको रकूम की वापसी की गई हो। जिस तरह हमारे यहाँ चेक नैब ने मुतासरीन सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन थे, उनको चेक। डबल शाह में भी देखे ना, डबल शाह जब पकड़ा गया तो उससे भी पैसे जो हैं, उससे पैसे डबल शाह पाकिस्तान में, सैयद सिप्तैन शाह से जो रिकवरियाँ हुई थी वो नैब ने चेकों की शक्ल में मुतासरीन को, जो उनके मुतासरीन थे, उनके हवाले के बड़े बड़े नामवर लोग थे उसमें। अब पाकिस्तान में इसी तारीख के, इसी तारीख के मिलते जुलते कई बाब हैं। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का नटवर लाल जैसा जालसाज था? पाकिस्तान में कई 3-4 तो नामवर हैं, लेकिन एक ऐसा जिससे मेरी मुलाकात बहुत रही। वो कौन है? वो था, उसका नाम आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ये नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, ख्वाजा बरतानिया। अच्छा, अब ख्वाजा बरतानिया क्या है? ख्वाजा बरतानिया का नाम क्यों लगता? बरतानिया बताता हूँ। ख्वाजा बरतानिया का असल नाम था ख्वाजा मोहम्मद हनीफ। अच्छा। गुजरांवाले एक शहर का रहने वाला ख्वाजा बरतानिया, उसमें और नटवर लाल में कई कदरें मुश्तरक हैं। वो कौन अख्तार कौन सी मुश्तरक है? मसलन जिस तरह वो डॉक्यूमेंटेशन, जाली दस्तावेज तैयार करने का माहिर था, इस तरह ये ख्वाजा बरतानिया जो है, ये आप उसको इंडिया के दौर का, पाकिस्तान के दौर का, क़ब्ल मसीह कोई स्टैम्प पेपर कहे तो हू बहू वही जो उस दौर में था, वो आपको चंद घंटों में बना के पेश करता था। हमारे ख्वाजा बरतानिया ने क्या क्या बेचा? हमारे ख्वाजा बरतानिया ने बहुत सी फैक्ट्रियाँ जो जीटी रोड पे हैं,
अच्छा। बहुत सी सरकारी इमारतें तो जीटी रोड पे हैं, बहुत से प्लाजे जो जीटी रोड पे हैं। वो गुजरांवाले के जीटी रोड पे ज़्यादा करता था, जिला कचहरी गुजरांवाले की, उसकी इमारत, सो मच सो, ये सब उसने फरोख्त की। आपने कुछ उससे खरीदा? जाली डॉक्यूमेंट्स, सुने, जाली डॉक्यूमेंट्स फरोख्त करता रहा वो, लेकिन मेरे नाम पे उसने गुजरांवाला सिटी, रेलवे स्टेशन सिटी गुजरांवाला मेरे नाम कर दिया। और मैंने तो टेस्ट केस ही था ना। अब आप देखिए वो सादा कितना था, जिस तरह ये सादा था ना, ये भी सादा बहुत था नटवर लाल। सादा इस तरह था कि रेलवे फाटक जो है गुजरांवाला शहर का फाटक, उसके बिल्कुल साथ एक ढाबा है चाय का, फर्शी, ज़मीन पे लोग बैठे होते हैं, पीढ़ियाँ भी रखी होती हैं, वहाँ बैठता था, लूडो खेलता था, कड़वांज खेलता था, खड्डी खड्डा एक गेम है, वो कपड़े के उस पर रख के खेलते, दाने के साथ वो खेलता था। ताश की कई बाजियाँ जीतता था ये, आम सादगी में। और मैं जब वहाँ पहुँचा, मुझे किसी ने कहा वहाँ ख्वाजा साहब, अच्छा, जिस तरह उसको मिस्टर नटवर लाल कहते थे ना, ये लोग जिद करते थे, बजिद थे कि नाम, वहाँ मुझे गुजरांवाला में एक शख्स, भले इसके कितने मुखालिफ भी हो, इसका मुतासरा भी हो, ख्वाजा बरतानिया, ख्वाजा हनीफ का, वो कहते थे ख्वाजा साहब। अच्छा। किसी ने ख्वाजा नहीं कहा। मैंने पूछा, मैंने कहा कि ख्वाजा बरतानिया हैं जी, बड़े, मैंने कहा ख्वाजा साहब, मैं कहा ख्वाजा हनीफ साहब ने मिलना है, मैं कहा, उन्होंने कहा जी वो फाटक के साथ वहाँ चले जाएँ, वो 4-5 बजे तक शाम से पहले वहीं होंगे। जमा का सीगा इस्तेमाल करते थे लोग इसके बारे में, ख्वाजा बरतानिया पाकिस्तान का, गुजरांवाले का, उसके बारे में कभी नेगेटिव नहीं दिया। मैं वहाँ गया, अब मुझे पहचान ही नहीं थी, 10-12 लोग खेल रहे ताश। मैंने कहा ख्वाजा साहब, हाँ पुत्र, देखा, मैंने कहा तो आमदा शख्स है, ये तो मुझे भी मिल गया, सड़क बाजार बैठा हुआ है, जिसे पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? मैंने कहा ऐसे ही कोई वो ना हो, गिमिक ना कर रहा हो, कोई जादूगरी का वो ना हो। मैंने कहा मुझे 5 मिनट चाहिए, ठहर, जब मैं फ़र्क नहीं है, जब वो गेम पूरी कर ली, हाँ भाई चाय पीनी, मैं कहा चाय, मैंने कहा वक्त मिलेगा ना, चाय पी ली मैंने कहा ख्वाजा साहब इस तरह, मैं आपके बारे में मैंने सुना है, अकी बनवाना है। मैंने कहा जी मुझे एक तो चाहिए, भारत की 3-4 मेरे जद्दी पुश्ती, मेरा घर था बधाइयों में, अच्छा, मेरे दाद के और नान के बधाइयों के थे, उन्होंने कहा बड़ा मशहूर है, की चाहिए? मैंने कहा जी फलां। उसने कहा गूगल पे, अच्छा फिर एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस दौर में इतनी एडवांस नहीं थी, अब एडवांस है। तो उसने कहा गूगल पे चेक कर लेंगे कि वो कहाँ है, मिल जाएगा मुझे सारा, नाम शाम ये वो फलां, उनके शनाख्ती कार्ड है, मैं कहने नंबर है, मैं कहने नाम याद है, मैं नाम याद है, नाना दादा मैं याद है। उसने कहा आप वो लिख के मुझे दे दें, और कल इसी वक्त आके, यानी 24 घंटे का, इसी वक्त आके सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। अच्छा। मैं, आप यकीन करें, मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन बाद गया, मैं तीसरे दिन गया और मैंने जाके देखा, उसने भारत की यूनियन काउंसिल से लेके और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक के तमाम स्टैंपें भी लगाई थी, ओरिजिनल स्टैंप पेपर भी था, और सिर्फ मुझसे 500 रुपये लिए। अच्छा। सिर्फ 500 रुपये। मैंने कहा ख्वाजा साहब, मैं तो इंडिया नहीं जा सकता, मेरा कोई, मेरी नस्ल के बाद की नस्ल जो है चली जाए तो वो क्लेम करेगी। कहता बेटे मेरी ये भी 500 रुपये में मेरी ये भी गारंटी है, पंजाबी में कहते थे, मेरी ये भी गारंटी है कि आप अगर वहाँ जाके अदालत में चैलेंज करो तो कोई इसको नेगेट नहीं कर सकता, इसकी तरदीद नहीं कर सकता कि जाली है, ये ओरिजिनल साबित होगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कुछ और पैसे नहीं। मैंने कहा पाकिस्तान में मुझे कोई प्रॉपर्टी का था, क्या लेना तुमने? मैंने कहा कोई बताए। उसने कहा बेटे करीब देखा, उसने कहा 7 रेलवे स्टेशन है, हम ट्रैक के साथ बैठे थे, फाटक के साथ। उसने कहा रेलवे स्टेशन है। वो रेलवे स्टेशन ऑपरेटिव था उस वक्त, जहाँ स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी, चलती भी थी वहाँ से। आज उसके बाद जब मेरे नाम पे उसने किया और मुझे कहा जिला कचहरी सामने है, बिल्कुल सामने कचहरी है, उसने कचहरी पे चले जाना स्टेशन के सामने और वहाँ जाके प्रेजेंट कर देना कि मुझे मेरे दादा परदादा फलां लक्कड़ दादा से आई थी जायदाद और विरासती जायदाद है, तो तुम्हें अदालत ये मानेगी। मैंने ख्वाजा साहब का मुंह देखा और वो देखा, कहता बस मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप छोड़ दें। मैं वो डॉक्यूमेंट ले आया अपना भारत वाला, और चंद दिन बाद मुझे उन्होंने वो बताया कि जी आपका डॉक्यूमेंट बन गया है, रेलवे स्टेशन सिटी गुजरांवाला आपकी मिल्कियत है। अच्छा, वो ज़मीन आपके नाम पे कर दी? मेरे नाम पे मुंतकिल कर दी। उसके बाद से वो स्टेशन ही बंद हो गया। अब वहाँ ना ट्रेन रुकती ना चलती है, वो उजाड़ है, ब्याबान है, बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ है। यानी कि मुझे अब भी ये इख्तियार है कि मैं जाके वहाँ ये क्लेम कर दूँ अदालत में कि स्टेशन की ज़मीन अब तो वो खाली है,
कि वो रेलवे की नहीं, नई मुस्तफ़ा की मिल्कियत है तो मुझे मिल सकती है। ये था ख्वाजा बरतानिया। मैंने कहा ख्वाजा साहब, खुदा मकसद का फौत हो गए। मैंने कहा, और मुझे पता लगा फौत हो गए। मैंने कहा ख्वाजा बरतानिया की हिस्ट्री पे उनका प्रोफाइल को प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैंने पूछा ख्वाजा साहब आपकी मता, आपका सासा क्या है? कहते हैं मेरे घर के साथ स्कूल है, वो मेरे नाम पे। नाम जाली किया हुआ या असल में? भाई यही अहम दिलचस्पी की बात है। स्कूल उनके गली में घर है, बाहर स्कूल है बहुत बड़ा, 12-14 कनाल का। फिर एक स्कूल है, फिर एक बिल्डिंग है, फिर एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है, लैंडमार्क प्लाजा। वो सारे के सारा ख्वाजा का मेरे नाम पे है। अच्छा। और गुजरांवाले की हर सरकारी बिल्डिंग मेरे नाम पे। ख्वाजा साहब ने कहा, मैंने कहा आप क्लेम क्यों नहीं करते? कहते मैंने उनको गिफ्ट कर दी। कहता मेरा असासा एक ट्रंक है। ट्रंक कहते हैं बक्स को लोहे के, जो एक दौर में रेलवे के मुलाजमीन जो इस्तेमाल करते थे, रेलवे कुली गार्ड, कंडक्टर गार्ड, साथ चलते हैं ट्रेन में, वो जो उनका ट्रैवलिंग अमला है, वो ट्रैवलिंग अमला जो इस्तेमाल करता था वो बक्स है। उसमें कहता है मेरे पास पाकिस्तान, इंडिया, और अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और इंग्लैंड, बरतानिया, उनके हर दौर के स्टैम्प पेपर हैं। अच्छा। हर दौर के। मैंने कहा जाली हैं असली। इस बात पे उनको गुस्सा चढ़ता था। ख्वाजा बरतानिया इस बात पे बरहम हो जाते अगर कोई उनसे शख्स कहे, जाली का लफ्ज़ कहे। अच्छा। वो कहते असली है। मैंने कहा असली है तो ये तो बता दें कि ये लाए कहाँ से आप? कहता है ख्वाजा बरतानिया को इस सवाल नहीं पूछना को कि कित्थों आया मैं, क्यों ख्वाजा साहब? कहते मेरा नाम ख्वाजा बरतानिया इसीलिए है कि मैं अंग्रेज़ दौर का हराम तोप हूँ। ये जुमला एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको ख्वाजा साहब का। मैं अंग्रेज़ दौर का हराम तोप हूँ। मैं कहा हराम तोप क्या है? कहता हराम तोप का मतलब ये है कि जो काम आप करवाना चाहें करवा लें, लेकिन असल से बेहतर होगा। अच्छा। ये हराम तोपी है। पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो सरेआम अपने घर से निकल के बाजार तक आते, पैदल स्टेशनों पे फिरते, इमारतों में जाते। हर दूसरे दिन उनकी किसी न किसी अदालत में पेशी होती थी, और उस पेशी में मुल्जिम के तौर पे नहीं, मुदई के तौर पे जाते थे। अच्छा। पुलिस उनको गिरफ्तार करके पेश नहीं करती थी, वो मुदई के तौर पे कंप्लेनेंट होते थे इस बात के कि ये जायदाद मेरी है, इसका कब्जा मुझे दिलवाया जाए। लेकिन वो लोग इनको सिर्री, पागल, ज़ेनी माजूर, जो मर्जी नाम दें, लेकिन मेरा आई विटनेस अकाउंट ये है कि ख्वाजा बरतानिया अपनी ज़हानत की वजह से पाकिस्तान का नटवर लाल था। आपसे हमने नटवर लाल की कहानी भी सुनी, ख्वाजा बरतानिया की भी सुनी। आपके ख्याल में नंबर 1 कौन है इनमें से? देखिए नंबर 1 तो बिलाशुबा नटवर लाल था। अच्छा। लेकिन जितना मुतासिर था ख्वाजा बरतानिया, ख्वाजा हनीफ गुजरांवाले का सरहद के उस पार के नटवर लाल से, वो उसको एडमायर करता था। मैंने तमाम हरकत जो देखी ख्वाजा बरतानिया की, वो नटवर लाल से मिलती जुलती थी। अच्छा। जाली दस्तावेज़ तैयार वो भी करता था, ये भी करता था। तहरीर खूबसूरत वो भी करता था, ये भी करता था। नकल से असल बेहतर करने का फ़न वो भी जानता था, ये भी जानता था। खुद दोनों ने सादा ज़िंदगी गुजारी, लोगों की फलाह भलाई के लिए काम करते थे, दोनों करते थे। अक़दार जो मुश्तरक थी वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ख्वाजा बरतानिया की लाइफ जो है, मुझे लगता ये है कि उसकी कॉपी में की गई लाइफ है, ये उसका रेप्लिकेशन है, रेप्लिका किया इन लोगों ने। आप ये समझे कि नटवर लाल अगर पाकिस्तान में आ जाए तो उसका नाम ख्वाजा बरतानिया होगा। आज सुनो क्राइम पॉडकास्ट में हमने हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग की कहानी जानी। अगर आप पाकिस्तान के एक जालसाज जिसने पैसे डबल किए उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें।